अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम फेडरल बोर्ड के केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्यों प्रेजेंट किया रदरफोर्ड ने और क्यों पेश किया? तो रदरफोर्ड ने इसी वजह से पेश किया, उसका जो एक्चुअल में मकसद था रदरफोर्ड का अपने एटॉमिक मॉडल के प्रेजेंट करने का, वो ये था कि वो किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की लोकेशन या अरेंजमेंट को दे सके, मालूम कर सके। तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ presentation of Rutherford atomic model? The purpose of presentation of Rutherford atomic model is to know the location or arrangement of protons and electrons of an atom. तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया, इसकी पर्पस ये हो सकती है। अच्छा, तो रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है, उसने जब एटॉमिक मॉडल पेश किया, इससे पहले एटॉमिक मॉडल को पेश करने से पहले इसने एक एक्सपेरिमेंट की। अब उसने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया? एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसके लिए कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, सबसे पहले उसने अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश किया है इन 1911 में। ये MCQs के लिए ये आप लोग नोट कर सकते हो। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है इन 1911 में उसने पेश की। अब रदरफोर्ड जो है वो जब अपना एटॉमिक मॉडल पेश कर रहा था, इससे पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया और इसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स थी। वो कौन सी चीज़ें थी? नंबर 1 था गोल्ड फॉइल। गोल्ड कहते हैं, गोल्ड एक मेटल है। फॉइल कहते हैं कि जब हम गोल्ड की शीट बना लें और इसको इतना पतला थिन कर दें, मतलब जो रदरफोर्ड ने यूज़ किया था शीट, उसकी जो डायमीटर थी वो थी 0.0004 सेंटीमीटर या 10⁻⁻5 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर थी। दूसरा उसके लिए मटेरियल था लेड शील्ड। लेड शील्ड उसने यूज़ किया। अब लेड क्या है? ये एक मटेरियल है, मेटल है। शील्ड जो है ये एक लेयर की तरह था, सही है, एक लेयर की तरह था या एक कवर की तरह था। थर्ड मटेरियल उसके पास था पोलोनियम। पोलोनियम एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो स्पॉन्टेनियसली पार्टिकल्स को एमिट करते हैं। दोज एलिमेंट्स विच एमिट द पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियसली आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जिससे खुद ब खुद पार्टिकल्स एमिट होते हैं, रिलीज़ होते हैं, उस तरह के एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, उसका डिफिनेशन वगैरह एग्जाम्पल, तो आपने इसका डिफिनेशन भी इस तरह याद रखना है। अच्छा, ये जो पोलोनियम एलिमेंट है ये सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स है। ये सोर्स ऑफ क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल्स, यानी ये अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट करता है। चौथा उसने लिया था फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन ऐसा स्क्रीन है जो कि बना है जिंक सल्फाइड के मटेरियल से। जिंक सल्फाइड एक कंपाउंड है, इससे बना है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये तो मटेरियल हो गए। अब हम आएंगे इसकी एक्सपेरिमेंट की प्रोसीजर की तरफ। इसने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे कर लिया तो सुन लीजिए। सबसे पहले उसने पोलोनियम लिया और इस पोलोनियम को लेड शील्ड में क्या किया? इसको डाल दिया, डांप लिया। अब फिर क्वेश्चन बन सकता है कि वाई रदरफोर्ड यूज द लेड एज अ शील्ड? क्यों रदरफोर्ड ने लेड को शील्ड के तौर पर यूज़ किया? तो आंसर क्या है? आंसर गौर से सुनो। इस वजह से यूज़ किया क्योंकि लेड, अब पोलोनियम जो है वो अल्फा पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है स्पॉन्टेनियसली। जब उसने इस लेड के शील्ड में इसको डाल दिया, डालने के बाद जो है जितने भी अल्फा पार्टिकल्स जो पोलोनियम से इमिट निकल रहे थे, रिलीज हो रहे थे, वो इस लेड शील्ड के अंदर स्ट्राइक करते थे और डिफरेंट डायरेक्शन में वो जा रहे थे। तो फिर वो जो लेड शील्ड था वो इसके अंदर टकरा करके लेड शील्ड का एक उसने ओपनिंग दिया था, उससे वो क्या हो रहे थे? वो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे एक ही डायरेक्शन में। तो जब एक ही डायरेक्शन में निकल रहे थे तो ये उसने उसके सामने रखा था क्या? गोल्ड फॉइल। अब ये जो गोल्ड फॉइल है ये बहुत पतला है, ये इसका डायमीटर
है। और ये इसके अराउंड क्या लगाया गया है, इसके अराउंड जो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया गया है। अब फ्लोरेसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड से बना है। जिंक सल्फाइड ऐसा मटेरियल है जिस पर कोई भी पार्टिकल जब स्ट्राइक करता है तो इस पर बनेगा ग्लो, यानी चमक बनेगा, रोशनी बनेगा इससे, आया समझ, ये स्पार्क करेगा। अब 1 अल्फा पार्टिकल जो है, एक और चीज़ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत अहम है। 1 अल्फा पार्टिकल जो है ये एक हीलियम के एटम के न्यूक्लियस के बराबर है। अब किसी भी एटम का न्यूक्लियस क्या है, जब हम किसी भी एटम से सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं शेल से तो न्यूक्लियस ही रह जाता है। तो जब हम हीलियम के एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं तो फिर इसका जो मास है उसका मास एक अल्फा पार्टिकल के मास के इक्वल है। ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अब जैसे उसने इसको बंद कर दिया लेड पोलोनियम को लेड शील्ड में, और अल्फा पार्टिकल्स तो इसके अंदर इमिट हो रहे थे, रिलीज हो रहे थे, लेकिन वो इससे पास बाहर आउटसाइड नहीं हो रहे थे, वो डिफरेंट डायरेक्शंस पर निकल रहे थे, लेकिन इधर ओपनिंग था तो इस वजह से इस ओपनिंग से वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में निकल जाते थे। फिर ये अल्फा पार्टिकल्स आ करके इधर जो गोल्ड फॉइल उसने रखा है इसको बम्बार्ड करते थे, आया समझ। तो फिर वो ऑब्जर्व कर रहा था, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, इस गोल्ड फॉइल से एज इट इज़, यानी जिस डायरेक्शन में आ रहे थे उसी डायरेक्शन में पास हो गए और इधर स्ट्राइक करते रहे। तो इसको पता लगता था कि ये अल्फा पार्टिकल इधर आ गई, स्ट्राइक करके ग्लो बनाई गई, इधर आकर के स्ट्राइक करके ग्लो बना दिया, इधर आकर के स्ट्राइक करके ग्लो बना दिया इधर, तो एज इट इज़ क्या हो गए, पास हो गए। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे थे जो कि 90 डिग्री के एंगल पे क्या हो रहे थे, 90 डिग्री के एंगल पे इधर आकर के स्ट्राइक कर रहे थे और ग्लो पैदा कर रहे। कुछ ऐसे थे, कुछ नहीं, 1 in 1 million, 1 in 1 million ऐसे थे, यानी एक मिलियन, यानी 1 मिलियन अल्फा पार्टिकल्स में से एक ऐसा होता था जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री के एंगल पर इधर फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर स्ट्राइक करता था। आया स्टूडेंट समझ? यस। और कुछ ऐसे थे जो कि 90 डिग्री पर वो स्ट्राइक करते थे, और कुछ जो है बिल्कुल 180 डिग्री पर क्या करते थे, वो स्ट्राइक करते थे, एज इट इज पास होते थे, जिस तरह आते थे पास होते थे। यानी ज़्यादातर हिस्सा क्या था, वो एज इट इज जिस डायरेक्शन में आ रहे थे वो पास हो रहे। एक 1 मिलियन में एक ऐसा होता था जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री पर पास डिफ्लेक्ट होते थे, और इनमें से कुछ ऐसे थे बहुत कम जो कि 90 डिग्री पर ही क्या करते थे, वो डिफ्लेक्ट होते थे। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट जो इसने कर लिया, ये इसका बैकग्राउंड है। अब फिर इस एक्सपेरिमेंट से इसने कंक्लूजन निकाली है, कुछ कंक्लूजन, यानी उसने कुछ नतीजा अखज़ कर लिया, डिराइव कर लिया। वो नतीजा कौन सा है, इसको अभी हम 1 by 1 उस नतीजों को उसने 3 पॉइंट में एक्सप्लेन कर लिया, इसको 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो 3 पॉइंट्स में रदरफोर्ड ने अपने कंक्लूजन निकाले। तो नंबर 1 उसकी जो कंक्लूजन है अपने एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा था, तो उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे उसने 3 कंक्लूजन निकाले। नंबर 1 कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, एज इट इज़ पास हो गए, जिस डायरेक्शन में आए थे उसी डायरेक्शन में क्या हो गए, पास हो गए। किसी साइड पर भी उसने, यानी ज़्यादातर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। ऐसी बात नहीं है कि डिफ्लेक्ट नहीं हुए, डिफ्लेक्ट तो हुए, ज़्यादातर क्या हो गए, वो पास हो गए। तो इससे ये पता चलता है कि भाई एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है, वो एम्प्टी है, मतलब इधर कुछ है नहीं, ताकि वो इस अल्फा पार्टिकल के सामने आकर के रेजिस्टेंस शो कर दे। सही है, जहाँ कुछ पड़ा है वहाँ पर तो डिफ्लेक्शन हो गई, जहाँ एटम के जिस इलाके में रीजन में कुछ है नहीं तो वहाँ पार्टिकल्स ऐसे ही तो पास होने हैं। नंबर 1 ये पॉइंट है। क्या है, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, इट शोज दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। सेकेंड पॉइंट इसकी ये है कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स शोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द some of the alpha particles shows deflection greater than 90 डिग्री, यानी इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जिसने डिफ्लेक्शन शो कर दिया 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल पर। इससे ये पता चलता है क्यों
क्योंकि जो पार्टिकल्स इधर न्यूक्लियस के बिल्कुल यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स तो खुद है किस न्यूक्लियस के बराबर, हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर है। अल्फ़ा पार्टिकल्स खुद किसके बराबर है, हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर है। यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इधर न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो वो पार्टिकल वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज दोनों की पॉजिटिव नेचर की वजह से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धकेलते हैं। धकेलने की वजह से ये जो आ रहे हैं न्यूक्लियस इसको धकेल करके, फॉर एग्जांपल ये इधर से जा रहे, इधर जितना करीब जाएगा न्यूक्लियस इसको धकेल रहा है और इसकी डायरेक्शन को इस तरफ टर्न करता है, इसको बेंड करता है, मोड़ देता है। तो इसका जो यहाँ पर जो ग्लो पैदा करता है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है। आया समझ? अच्छा, क्यों? क्योंकि दोनों पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स शोज डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री। इट शोज दैट देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के बीच में, एंड अल्फा पार्टिकल्स, और ये जो जा रहा है अल्फा पार्टिकल्स के बीच में कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फोर्स है। इसके बाद तो थर्ड पॉइंट इसकी यह है कि द हैवी अल्फा पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय लाइट इलेक्ट्रॉन्स, कि जो हैवी अल्फा पार्टिकल्स यानी जो बम्बार्ड हो रही है गोल्ड फॉइल के उसके साथ, एटम के साथ, वो इलेक्ट्रॉन से डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास इक्वल होता है यानी 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन जो है ये 1836 इलेक्ट्रॉनों के मास के इक्वल है, 1836 इलेक्ट्रॉनों के मास के बराबर है। तो अल्फा पार्टिकल जो जा रही है ये तो तकरीबन इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 इसमें कौन है, 2 न्यूट्रॉन है। ये जो अल्फा पार्टिकल्स जा रही है इसमें कितने, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो अगर हमारे पास एक प्रोटॉन 1836 इलेक्ट्रॉनों के मास के इक्वल है तो 1836 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा मास बन गया। तो कह रहा है कि ये जो अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है गोल्ड फॉइल के एटम को स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक करने के दौरान जो है इस गोल्ड फॉइल के एटम के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो वो गोल्ड फॉइल्स के इलेक्ट्रॉन के साथ अल्फा पार्टिकल्स तो वो भी टकरा रही है, लेकिन उसकी लाइट मास होने की वजह से, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो कि इस गोल्ड फॉइल के एटम के शेल्स में मौजूद है, लाइट मास होने की वजह से वो इतने ज़्यादा मास वाले अल्फा पार्टिकल्स को तो रोक नहीं सकता है। तो अगर रोक भी नहीं सकता है तो फिर इसको डिफ्लेक्ट भी नहीं कर सकता है। तो थर्ड पॉइंट इसका आपको ये बता रहा है। तो इन सब के बेस पे फिर यानी अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे फिर इसने मॉडल दे दिया, यानी एटॉमिक मॉडल उसने हमें दे दिया। अच्छा, तो उसने हमें जब मॉडल दे दिया, किसने, रदरफोर्ड ने, एटॉमिक मॉडल, तो सबसे पहले उसका जो मॉडल है वो प्लेनेटरी मॉडल है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जिस तरह क्लासिकल फिज़िक्स ने हमें दिया है प्लैनेट्स यानी सोलर सिस्टम का जो मॉडल है कि सन जो है वो इसके सेंटर में है, प्लैनेट्स जो है वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सेम उसी तरह जो रदरफोर्ड ने हमें मॉडल दिया वो कह रहा है कि एटम का वो पार्ट जिसमें एटम का पूरा मास जो है वो कंसंट्रेटेड है, मौजूद है, उसने उस सेंटर को नाम दिया क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हमारे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में एक सन का किरदार अदा कर रहा है, नंबर 1। दूसरी बात उसने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है कुछ सर्कुलर पाथ्स है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसके क्या बने, सर्कुलर पाथ, ये दूसरा सर्कुलर गोल रास्ता है, सही है, ये तीसरा सर्कुलर पाथ। तो इसने इस सर्कुलर पाथ का नाम रखा क्या, शेल। क्या नाम रखा, शेल या ऑर्बिट, उसने उसका नाम दे दिया। आया समझ? अच्छा, इसके बाद उसने जो वो कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो इस सर्कुलर पाथ्स में। तो क्या आपको ये फील नहीं हो रहा है कि ये हमारे पास सोलर सिस्टम का जो मॉडल है वो उसी तरह है या नहीं है? बिल्कुल इसी तरह है। जिस तरह ये सेंटर में सोलर सिस्टम में सन होता है और इसके ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स है, तो एटम के मॉडल में जो रदरफोर्ड ने दिया वो भी इसी तरह है कि न्यूक्लियस इसके सेंटर में है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके शेल्स में घूम रहे हैं, सही है। तो इसने कहा कि जो एटम का मास है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। दूसरी बात उसने कर ली कि न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर पाथ्स है जिसको उसने नाम शेल ऑर्बिट नाम दे दिया, और इसमें कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। आया समझ? इसके बाद वो कह रहा है कि
जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन जो एटम के न्यूक्लियस में है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी डिफरेंट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस फोर्स को उसने नाम दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसने इसको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स इसने नाम दे दिया। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि अभी फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो, मतलब ये भी हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर ज़्यादा फोर्स लगाए तो न्यूक्लियस तो इधर भी आ सकता है, या इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा फोर्स लगाए तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये तो इधर भी आ सकता है, तो जो एटम का शेप है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स भी है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को क्या करे, एक सर्कल में घुमाए। अब इलेक्ट्रॉन इसको खींच रहा है, न्यूक्लियस इसको खींच रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। इस इलेक्ट्रॉन का एक और फोर्स है जिसकी डायरेक्शन आउटसाइड है, किसकी वजह से है, उसकी मास की वजह से। तो ये उस फोर्स का नाम उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स है, वो फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को या किसी भी बॉडी को किस सर्कल में घुमा रहा होता है और इसकी डायरेक्शन हमेशा आउटसाइड है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, इसकी डायरेक्शन न्यूक्लियस की तरफ होता है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक या सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये इसकी मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट सेम है, तो इस वजह से ना इलेक्ट्रॉन शेल से बाहर जाता है ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आता है, तो इस वजह से एटम का शेप भी क्या हो जाता है, मेंटेन होता है। सही है, तो ये बातें उसने कर ली और इसने लास्ट में ये बात कर ली कि एटम जो है क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। ये कुछ वो पॉइंट्स है जो कि यानी ये उस पैराग्राफ के पॉइंट्स है जो कि रदरफोर्ड के कंक्लूजन के 3 पॉइंट्स थे, उसके नीचे जो पैराग्राफ है उसके पॉइंट्स है जो कि मैंने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया और आप लोगों को समझाया। फिर जब आप इसको पढ़ेंगे, उस पैराग्राफ को चाहे बुक से पढ़ेंगे या किसी भी सोर्स से पढ़ेंगे, तो ये जो बैकग्राउंड है जो मैंने आप लोगों को समझाया ये आप लोगों को समझ आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ आ गए होंगे। अगर लेक्चर समझ आ जाए तो अपने इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि SLO बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों के, उसको मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। और शेयर करने से, लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से किसी की कुछ होती नहीं है, सिर्फ वो जो वीडियोस बनाने वाला होता है उसकी हौसला अफजाई होती है।